गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बाबू बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिन बच्चों को बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देना है और अल्टरनेटिंग करंट को अच्छा से अच्छा करना है तो आपको आज का क्लास करना होगा। अल्टरनेटिंग करंट से बोर्ड के एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव होता है और 5 सब्जेक्टिव होता है। आज के क्लास में हम लोग 2009 से लेकर 2023 तक बोर्ड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन को लेकर आया गया है। इसके अलावा इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट को लेकर आया गया, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन बाबू रिपीट करते हैं, बाकी कंसेप्ट 100% रिपीट करता है। तो अगर आप आज की क्लास कर लेते हो तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो वहाँ से 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएंगे 100%। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अल्टरनेटिंग करंट के सारे कंसेप्ट को देखेंगे और इसके अलावा इसके अंदर जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चनों को देखा जाएगा। अगर आपको कहीं से भी दिक्कत हो रही है तो मेरा जो नंबर है इस नंबर पे आप कॉल करके नोट्स ले सकते हैं, चाहे इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे बाबू हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। चलिए आज के क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट का। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन तो कितना आसान है। अगर फॉर्मूला तुम जानते हो तो इस क्वेश्चन को विद इन 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत देखिए, बोर्ड के एग्जाम में कितने बार पूछा गया, 1 2 3 4 5 6, बस एक छोटा सा क्वेश्चन। अब आप सोच के देखो, अल्टरनेटिंग करंट का ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चनों को अगर हम नहीं पढ़ के जाएंगे, अगर एग्जाम में छूट भी जाएगा तो बहुत अफसोस आएगा। तो इसलिए उस अफसोस से बचने से अच्छा है, उस अफसोस करने से अच्छा है कि आप पढ़ कर जाओ अल्टरनेटिंग करंट। 30 से 35 मिनट अगर आप देख लीजिएगा तो आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। जिससे 35 सब्जेक्ट में अगर 5 नंबर अल्टरनेटिव करने से प्राप्त कर लेते हैं तो बाकी तो चैप्टर आपके पास मौजूद है। चलिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है cos फाई इक्वल टू होता है r/z। एक फॉर्मूला ये होता है, एक होता है cos फाई इक्वल टू r/√r² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये होता है इम्पीडेंस के फॉर्म में। समझ में आ रही बात। तो आप देखिए क्या इसके फॉर्म में दिया है, आंसर किसके फॉर्म में दिया है। ऑप्शन को देखेंगे cos फाई इक्वल टू r/z, लगता है हमको इसी के फॉर्म में है और इसका ऑप्शन कौन होगा, ए हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इस तरह क्वेश्चन आपको तो करना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर है कि यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस क्वेश्चन को देखिए बोर्ड एग्जाम में कितने बार पूछा हुआ, काउंट करो खुद से, 1 2 3 4 5 6 7 बार पूछा है इंडक्टिव रिएक्टेंस को। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा होगा तो वहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस को बताया गया होगा कि XL बराबर होता है ओमेगा L, ठीक ना, ओमेगा L। कैपेसिटेंस भी होता है, XC बराबर होता है, देखिए यहाँ फॉर्मूला आपको लिखा गया है। कैपेसिटेंस का होता है 1/ωc, ठीक है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस का होता है ओमेगा L, XL इक्वल टू ओमेगा L। क्या इसके फॉर्म में दिया हुआ है, XL बराबर ओमेगा L तो नहीं है, यानी ओमेगा को चेंज कर दिया। ओमेगा बाबू आपका क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको फ्रीक्वेंसी में बदल दो, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, तो यहाँ लिख देंगे 2πfL। इस तरह से आपका ऑप्शन तैयार हो जाएगा। देखिए XL बराबर 2πfL हो जाएगा A। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट आपको जरूरी है और इस सारे क्वेश्चन को कीजिए और इसके अलावा जो फॉर्मूला है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, करेगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा होगा कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो चेंज करता है अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को। स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, स्टेप डाउन में वोल्टेज कम हो जाता है। यानी इसमें किसके वोल्टेज पोटेंशियल के फॉर्म में दिया है, मतलब वहां पे 2 कॉइल होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अगर प्राइमरी उसमें नहीं पढ़े हो आपने तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है इस तरह के फॉर्मेट में होता है कि VS मतलब सेकेंडरी में पोटेंशियल बाई प्राइमरी, करंट में प्राइमरी बाय सेकेंडरी, नंबर ऑफ सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ प्राइमरी। स्टेप अप में K का मान 1 से ज्यादा होता है, इसको K के इक्वल माना जाता है, और स्टेप डाउन में K का वैल्यू 1 से कम होता है। इसमें देखेंगे करें कि स्टेप अप में और सारे ऑप्शन में पोटेंशियल रखा गया है, पोटेंशियल को लेकर आप बना लीजिए। चलिए मतलब इसी का जो वैल्यू होगा स्टेप अप में K से 1 से ज्यादा होगा। चलिए इसको लेते हैं VS बाई VP। करें कि स्टेप अप तो ग्रेटर देन 1, स्टेप डाउन बोलता था लेस देन 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VS बाई डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में VP। मतलब स्टेप अप में सेकेंडरी का पोटेंशियल जाता होता है प्राइमरी में।
सेकेंडरी ज़्यादा है प्राइमरी से, देखिए ऑप्शन कौन होगा, बी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो याद रखिएगा, स्टेप अप की बात करता है तो सेकेंडरी में ज़्यादा होता है पोटेंशियल, स्टेप डाउन की बात करता है प्राइमरी में ज़्यादा होता है, यानी सेकेंडरी में कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफार्मर से। ये भी क्वेश्चन को देखेंगे तो 1 2 3 4 बार पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन बाबू रिपीट करता है। क्वेश्चन रिपीट करे या ना रिपीट करे, आपका कंसेप्ट 100% रिपीट करेगा। इस चीज को आप नोट करके लिख लो। समझ में आ रही है बात? अगला क्वेश्चन आइए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर यहाँ फिर वही कहानी, देखिए कंसेप्ट बाबू रिपीट करता है। अभी हमने आपको बोला और इस क्वेश्चन को 1 2 3 बार बोले ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो याद होनी चाहिए, इसका याद होना चाहिए VS बाई VP। याद कैसे करना है, देखो VS बाई VP, ठीक ना, यहाँ पोटेंशियल NS बाई NP दोनों साथ साथ चलता है, करंट उल्टा हो जाता है IP बाई IS। देखिए यहाँ पे किसके फॉर्म में रेशियो पूछा, पोटेंशियल सब में है तो VS बाई VP, देखिए किस में है VS बाई VP, ऑप्शन ए हो जाएगा। उल्टा नहीं बोलेंगे, VP बाई VS, रेशियो इसी का फॉर्म होता है, सेकेंडरी बाई प्राइमरी के फॉर्म में, प्राइमरी बाई सेकेंडरी के फॉर्म में नहीं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सोचो विदिन 2 सेकंड के अंदर कब सॉल्व होगा, जब आपको फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला नहीं याद है, कंसेप्ट नहीं याद है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप चाहते हुए आपसे नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है, तब तुक्का मारना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़े ना, नहीं तो बाद में अफसोस आएगा कि ऐसे क्वेश्चन हमसे छूट गया इतना पढ़ने के बाद भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को भी 2 बार पूछा गया है। कह रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RC। देखिए ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग बना लेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RC, इसके लिए आपको बताएं कि आपको फॉर्मूला कम से कम याद रखो। कैपेसिटेंस 1/ωc, इंडक्टेंस ωL, ठीक है ना, ओमेगा की फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2πf। यहाँ पे R और C है, कोशिश करो यहाँ RC किससे आएगा, R और C। यहाँ देखिए पहले C समझिए, इसमें तो C है, इसमें C नहीं है, यानी इसी से देखते हैं XC बराबर 1/ωc। ये जो XC हो जाता है इंडक्टिव कैपेसिटेंस इसको बोलते हैं, लाइक रेसिस्टेंस जैसा ही होता है, रेसिस्टेंस जैसा ही होता है, लेकिन हम अल्टरनेटिव करंट में पढ़ते हैं तो इसको कैपेसिटेंस का नाम दिया जाता है। तो इसको R बोल दीजिए, R बराबर हो जाएगा 1/ωc। देखिए यहाँ से किसका डायमेंशन निकालना आपको, RC का। तो इस C को इधर भेज दीजिए, RC हो जाएगा, C इधर जाएगा, डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 1/ω हो जाएगा। ओमेगा तो आप जानते हैं, ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बदल दीजिए 2πf हो जाएगा। हुआ कि नहीं? अब यहाँ से तो कांस्टेंट है, इसको हटा दीजिए तो बचा क्या, 1/f। 1/f होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, 1/f मतलब फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड। डायमेंशन पूछा है तो टाइम पीरियड को तो हम तो t से मेजर करते हैं, तो इसका डायमेंशन कौन हो जाएगा, t हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन कौन होगा, इसमें m तो 0 है, l 0 है और t कुछ नहीं है, पावर 1 भी दे सकते हैं, चाहे ml 0t। ऑप्शन कौन होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन हो रहा है, उसमें तो -t है, -2t है, यहाँ 0 है, यहाँ पे a हो जाएगा। तो ऐसा सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है बोर्ड के लिए, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, खुद से बनाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला बोले ना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और देखिए सारे फॉर्मूला आपके सामने हैं। कह रहा है कि एवरेज पावर बताइए। एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, VRMS, चाहे E भी बोला जाता है, VRMS IRMS cos phi, V भी लिखा जाता है चाहे E, कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल है ना। VRMS सॉरी यहाँ I होगा, IRMS cos phi, ठीक है ना। ऐसे भी होता है, चाहे आपने पहला क्वेश्चन जब हमने वहाँ पढ़ाए थे तो पावर फैक्टर में cos phi बराबर R/Z भी रख सकते हो, तो इस तरह का फॉर्मूला मिल जाएगा। चाहे VRMS में पढ़ा होगा V0/√2 होता है, E0/√2 भी बोला जाता है। IRMS में I0/√2 पढ़े होंगे फॉर्मूला, तो ऐसे भी फॉर्मूला हम बदल सकते हैं। कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने का माइंड तभी काम करेगा जब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाहे ऐसे भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ों को देख लीजिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यहाँ पे कौन होगा एवरेज पावर को, तो VRMS IRMS जैसा दिया है, मतलब ऑप्शन यहाँ पे इसी के जैसा देखा है। V को भी E बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल है, EMF है। VRMS ERMS IRMS cos phi, VRMS IRMS मतलब ERMS IRMS cos phi। ऑप्शन कौन हो जाएगा, D। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इस क्वेश्चन को भी 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है बाबू। अगला क्वेश्चन है कि फेज डिफरेंस बताइए LR में। देखिए ऐसा फेज डिफरेंस कैसा निकलेगा,
फेज डिफरेंस एल आर में, तो फेज डिफरेंस की फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा फेज डिफरेंस में, ये फॉर्मूला यहाँ पे है, देखिए tan फाई बराबर होता है एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। क्या होती है एक्सएल, एक्सएल मतलब समझ रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक कैपेसिटेंस बाई रेसिस्टेंस। tan फाई बराबर यहाँ पे देख समझते हैं एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। थोड़ा सा समय दीजिए, रटने से बाबू सवाल एग्जाम में 100% नहीं कर पाओगे अच्छा से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, कंसेप्ट रिपीट करता है। तो यहाँ देखो tan फाई किसका निकालना है बताइए, फिर एल और आर का। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एल आपके पास मौजूद है, आर तो मौजूद नहीं है, तो हमको सी से तो यहाँ लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें सी पूछा नहीं है, तो जीरो मान लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया खत्म, आर हो गया। चलिए tan फाई बराबर एक्सएल बाई आर तो नहीं है, एक्सएल बाई आर तो है लेकिन एक्सएल नहीं है, तो एक्सएल बराबर आपने पढ़ा होगा ओमेगा एल, पढ़े है ना, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो अभी हम आपको इस पे क्वेश्चन बताए हैं एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, तो tan फाई बराबर क्या लिख देंगे बाबू यहाँ पे ओमेगा एल बाई आर। हमको फेज डिफरेंस फाई चाहिए, तो tan डिवाइड इधर, इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाता है, तो tan इन्वर्स ओमेगा एल बाई आर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन देख लेंगे कौन होगा, tan फाई ओमेगा एल बाई आर। tan फाई कॉस साइन तो होगा नहीं, tan में ही होता है, तो tan फाई ओमेगा एल बाई आर, ऑप्शन कौन हो जाएगा सी। समझ में आ रही बात, तो बहुत आसान यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं अल्टरनेटिंग करंट से, ये सारे चीज को आपको करते हुए आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए ऐसा क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस तभी होगा जब कोई फॉर्मूला हो, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। देखिए यहाँ पर लिखा हो, बार बार यही चीज आ रहा है कि नहीं, इसका पहले ही वहां पे भी इसका यूज किया गया है कि नहीं, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है ना, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ऑप्शन कौन हो जाएगा सी। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटेंस रहता है तो एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को भी बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बस ये फॉर्मूला है। करे द रिलेशन बिटवीन आई आर एम एस, द रिलेशन बिटवीन आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, और एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। समझ में रिलेशन चाहिए तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बाई रूट टू। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट बाई रूट टू। क्या ऐसा ऑप्शन में है आई आर एम एस बराबर तो आई नॉट बाई रूट टू नहीं है, यानी कहने का मतलब 1/√2 इंटू आई नॉट कर दिया है, यानी 1/√2 को सॉल्व कर दिया है। तो जब 1/√2 मतलब 1/√2 का वैल्यू तो जानते हैं 1.41 होता है, इसको जब आप कट करोगे डिवाइड करोगे तो 0.707 आएगा, और यहाँ आई नॉट। ऑप्शन देख लेंगे कौन होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और देखना है कि आपका जो ऑप्शन है किस फॉर्मेट में जा रहा है, उसी फॉर्मेट के अनुसार हम ऑप्शन को लेकर जाएंगे और सॉल्व करते हुए उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे और टिक मार देंगे। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यहाँ पे कैपेसिटेंस, वहां पूछा था ना इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, करे कैपेसिटेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल टू 1/ओमेगा-C। ठीक है, ठीक है, XC बराबर 1/ओमेगा-C। देखिए ये भी 2021 में पूछा हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन को बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कब? जब फॉर्मूला याद रहेगा तब। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। बस बाकी फलाना चिलाना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, आप भी जानते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू ओमेगा L, बस और कुछ नहीं। इंडक्टिव रिएक्टेंस में ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, बस यही चीजें लिखा है जिसमें हम L को बोलते हैं इंडक्टेंस। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से क्वेश्चन बनाना चाहिए आप, ठीक है। जितने क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका 100% बोले ना, अल्टरनेटिंग करंट से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा, इस कंसेप्ट से बाहर नहीं रहेगा। कुछ क्वेश्चन तो यहीं से डायरेक्ट रहेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन आपको कंसेप्ट पर रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। बताइए ट्रांसफार्मर के लिए इस चारों ऑप्शन में से कौन सही है। तो आपने पढ़ा है कि नहीं, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को चेंज करता है, मतलब इंक्रीज को डिक्रीज और डिक्रीज को इंक्रीज। अल्टरनेटिंग, क्योंकि हम ये अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं तो अल्टरनेटिंग करंट का ही बात करेंगे। इसके ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर देखेंगे
या कन्वर्ट डीसी एसी नहीं, डीसी एसी की बात नहीं, सिर्फ एसी। डीसी एसी बोल रहा है, गलत बात है, कहाँ ऐसे बोल रहे हो? यहाँ डिक्रीज डीसी नहीं नहीं, कहाँ यहाँ लिख रहा है इंक्रीज और डिक्रीज एसी। अल्टरनेटिंग करंट को, यहाँ वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर। समझ में आ रही है बात? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि इन एसी सर्किट हॉट वायर मेजर क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट का जो हॉट वायर क्या मेजर करता है? तो आरएमएस वैल्यू याद रखना। हमारे घर में जो करंट आता है, हम उस करंट पे याद रखिएगा, आरएमएस वैल्यू वो वैल्यू है जिसमें हमारे घरों के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सारे काम में आते हैं। जैसे आप घरों में, आपके घरों में आने वाले करंट कौन है, कितने पोटेंशियल? तो 220 वोल्ट। कितने फ्रीक्वेंसी? तो 50 हर्ट्ज। ये कौन सी वैल्यू है? तो आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। तो हॉट वायर किसको मेजर करता है? तो आरएमएस वैल्यू। समझ में आ रही बात? इसको याद रखना है, समझ में, ठीक है ना? इसको भी पूछा हुआ है 1-2 बार में। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, कर विच क्वांटिटी डिक्रीज इन स्टेप डाउन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टेप डाउन में कौन सी वैल्यू कम होती है? स्टेप डाउन में कौन सी वैल्यू? स्टेप अप में तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, समझ रहे हैं? स्टेप अप में पोटेंशियल बढ़ जाता है, देखते हैं इसमें कौन सा होता है, ठीक है ना? स्टेप डाउन में कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज करती है? चलिए यहाँ पे देखते हैं। स्टेप डाउन में एक चीज याद रखिएगा, के का मान 1 से कम होता है। चलिए हम यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं, क्या ऑप्शन देखते हैं। पोटेंशियल है, करंट है, पावर तो यहाँ से कोई फ्रीक्वेंसी से लेना देना नहीं, 2 ही ऑप्शन से मेरा काम चलेगा। और नंबर ऑफ टर्न नहीं पूछा, तो इन दोनों को लेकर देखते हैं और उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना? उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे, पहले कंसेप्ट से देख लेते हैं। या मतलब VS बाई VP लेस देन 1, स्टेप डाउन में के का मान 1 से 1, तो VS लेस देन VP, मतलब प्राइमरी में ज़्यादा है पोटेंशियल, सेकेंडरी में कम है। स्टेप डाउन में सेकेंड में पोटेंशियल क्या होती है? कम हो जाती है। यानी ऑप्शन आपके देखने से यानी क्या घट रहा है स्टेप डाउन में? स्टेप डाउन में के का मान 1 से छोटा लिया गया, तो प्राइमरी में ज़्यादा पोटेंशियल, सेकेंडरी में कम। तो कम तो स्टेप डाउन ही करता है, ऑप्शन तो पोटेंशियल वाला ही होगा। समझ में आ रहा है ना? बाकी करंट वाला देख लीजिएगा, ठीक है ना? इसी तरह से करंट भी रख लेंगे, IP बाई IS लेस देन 1, ठीक है ना? यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हमने ये देखा कि स्टेप डाउन बोला था तो लेस देन 1 कर दिया, जो आया इसका मतलब प्राइमरी में ज़्यादा है और सेकेंडरी में कम है। तो कह रहा है कि विच क्वांटिटी डिक्रीज, कौन डिक्रीज करता है स्टेप डाउन में? तो पोटेंशियल। स्टेप अप में पोटेंशियल ज़्यादा होता है सेकेंडरी में, स्टेप डाउन में पोटेंशियल कम होता है सेकेंडरी में। क्लियर है? चलिए ऐसा क्वेश्चन पहले कितने बार, 1-2 बार रिपीट किया कि नहीं? तो कंसेप्ट बाबू 100% आपको रिपीट करते रहता है, क्योंकि सिलेबस आपका वही है। क्वेश्चन भी जो पूछता है सिलेबस के अंदर से ही पूछता है, बाहर से तो पूछता नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि कंसेप्ट बाबू रिपीट करता है। समझ में आ रही बात? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। कह रहा है कि इम्पीडेंस LR सर्किट। इम्पीडेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, इम्पीडेंस जिसमें 2 या 3 सर्किट को जोड़ते हैं, 2 से ज़्यादा तो इम्पीडेंस बनता है, ठीक है ना? इम्पीडेंस में क्या होता है? Z बराबर रूट अंडर R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर होता है। XL माइनस XC का स्क्वायर होता है। इम्पीडेंस के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए इसमें किसके बारे में पूछा है, जरा उस पर नजर डालते हैं। L है और R है। L है, R तो इसमें है, C नहीं दिया है तो C को 0 मान लेना है। तो C को 0 मान लेंगे, उसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। R² प्लस XL का स्क्वायर कर देंगे, ये तो 0 हो गया, इस पे स्क्वायर चढ़ गया। चलिए ऑप्शन है क्या? नहीं है। XL को बदल दिया, देखिए XL को कितना बार बदल के पूछ रहा है, ओमेगा L, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रूट अंडर R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, यानी इसको R² होल स्क्वायर है तो अलग अलग करेगा, ओमेगा² L स्क्वायर। ऑप्शन कौन होगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन काउंट कीजिए, 1 2 3 बार पूछा है, तो कंसेप्ट क्या? कंसेप्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, करें कि द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू, ये कब बनेगा बताइए तो? फॉर्मूला याद होगा तब ना। RMS का रेशियो फॉर्मूला पढ़े, I/RMS बराबर I0/√2। देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा था, लेकिन वहाँ पे इस तरह के फॉर्मेट में था, आंसर था, याद है? 1/√2 को सॉल्व किए थे, बस उसी तरह से यहाँ भी है। देखिए फॉर्मूला कंसेप्ट रिपीट किया कि नहीं? I/RMS बराबर क्या पूछ रहा है आपसे? I/RMS बोला है, I/RMS बराबर होता है फॉर्मूला I0/√2। अब क्वेश्चन पे काम करते हैं, क्या पूछा है कि द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू,
जो पहले लिखा रहता है ऊपर होता है, रेशियो का मतलब डिवाइड, जो बाद में लिखा रहता है नीचे। ये तो आई नॉट मतलब पीक हो गया, तो द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो देखो √2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टी यहाँ √2 हो जाएगा, इसको इधर भेजिए तो आई नॉट बाई आई आर एम एस, यही तो है। द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आर एम एस वैल्यू क्या होता है √2। कभी कभी उल्टा देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रट कर जाइएगा कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर उल्टा यहाँ पे बोल देता है कि द रेशियो ऑफ आर एम एस वैल्यू एंड पीक वैल्यू, तो 1/√2 होता है। समझ में आ रही है बात? तो याद रखना द रेशियो ऑफ आई नॉट पीक वैल्यू एंड आर एम एस वैल्यू की जो ऑप्शन होगा √2 होगा, कौन होगा 1 बी। आपको कंसेप्ट एक और याद रखना, अगर ऐसे बोलता द रेशियो ऑफ आर एम एस वैल्यू आई आर एम एस आई नॉट, तो इसको उल्टा कर देते ए रिवर्स, तो भी रिवर्स, तो 1/√2 हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या इस पर कहीं क्वेश्चन दिया होगा तो किया जाएगा, बाकी आपको कंसेप्ट तो याद रखना ही है ना कि ऐसे सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन को 1, 2, 3 बार पूछा हुआ, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने यहाँ पे है, करे कि द पावर ऑफ एल आर सीरीज। देखिए यहाँ पे एल आर सीरीज में पावर पूछा, पावर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पावर फैक्टर cos फाइव बराबर r/z, जो वहाँ पे पहला क्वेश्चन था इसी पे, और एक वहाँ भी हम बताए थे r/r² प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी होता है पावर का फॉर्मूला। तो इस तरह के ऑप्शन में यहाँ पे है, तो पावर में cos फाइव बराबर होता है r/√r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे समझते हैं कि किसके बारे में निकलना, एल और आर। तो एल है, आर है, सी तो नहीं है, 0 मान जैसे मानते आ रहे हैं। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ r/√r² प्लस एक्सी का स्क्वायर, ठीक ना, ऐसा तो वहाँ भी आ रहा था r² प्लस, ऐसा तो नहीं है, तो एक्सएल को चेंज किया होगा, ओमेगा एल का होल स्क्वायर, फिर r/√, देखिए r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर कर दिए। देखेंगे ऑप्शन कौन है बाबू, ऑप्शन देखो r/√r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, r²/ओमेगा, ऑप्शन भी हो। समझ रहा ना? तो कैसे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कंसेप्ट रिपीट करता है। तो इस चीज़ों को आपको समझ रखनी है कि कैसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन को ये भी 2 बार पूछा हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन बाबू रिपीट करते रहता है। अब ऐसा नहीं कि कंसेप्ट नहीं पढ़िएगा, खाली ऑब्जेक्टिव रट के जाइएगा और एग्जाम में सोचिएगा कि हमको 100 में 100% जो है 35 में 35 ऑब्जेक्टिव बनाना, तो कभी बनेगा ही, किसी कीमत में नहीं बनेगा, बस उतना ही बन जाएगा जिससे आप एग्जाम पास कर जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो। डायनेमो किस पे आधारित काम करता है? देखिए यहाँ पे कितना बार पूछा, 1, 2, 3, 4, तो इसको याद रखना है। डायनेमो जो होता है यहाँ पे जो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर हो गया। चलो 20 के बाद हम 21 देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, देखिए प्राइमरी को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ना, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी को NP की जगह पे N1 लिया है और सेकेंडरी की जगह पे NS की जगह पे N2 लिया है, ठीक है ना। इसका कह रहा है कि स्टेप अप के लिए, तो देखिए नंबर ऑफ स्टेप अप में K का मान 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्राइमरी मतलब यहाँ पे NS/NP जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि सेकेंडरी को यहाँ पे 2 माना जाएगा, N2 प्राइमरी को 1 माना जाएगा, ग्रेटर देन 1। यहाँ पे बनाई N2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में N1। देखिए ऑप्शन कौन होगा? N2 में हम पहले ही बोल दिए थे कि स्टेप अप में पोटेंशियल बढ़ेगा, याद रखो, लिख लो, स्टेप अप में पोटेंशियल बढ़ेगा और नंबर ऑफ टर्न बढ़ जाता है लेकिन करंट घट जाता है। जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होता है वहाँ करंट कम होती है। देखिए स्टेप अप में N2 में ज़्यादा होगा N1 से, N2 में ज़्यादा होगा N1 से, बी हो जाएगा। 2 बार पूछा भी है। समझ में आ रही बात? इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें देखिए कह रहा है कि इन AC सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 5। देन यहां बताना है कि कंपोनेंट बताना है करंट के, वाटलेस
करंट का कंपोनेंट। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होती है वो होता है आई साइन फाई होता है। क्या होता है? आई साइन फाई। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये कंपोनेंट का जो है आपको फॉर्मूला ही है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। और इसमें तो कुछ है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, उसके लिए कुछ यहाँ से डिलीट कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन एसी सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाय, करंट दिया हुआ है और वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि पावर बताइए, इसमें पावर का कितना लॉस होता है। पावर फैक्टर का वो फॉर्मूला याद है, V बराबर VRMS IRMS cos फाई। देखिए यहाँ पहले हम क्या करते हैं, करंट लिख लेते हैं। I बराबर कितना दिया है? 50 cos ओमेगा टी है। पोटेंशियल V बराबर क्या है? 200 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब पावर लॉस के बारे में पूछा है तो फॉर्मूला आपके पास, पावर का फॉर्मूला पता है, VRMS IRMS cos फाई होता है, ठीक है। VRMS तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, V0/√2, IRMS I0/√2, V0 यहाँ पे है, I0 वहाँ पे है, लेकिन cos फाई तो आपको चाहिए। कितना का अंतर है दोनों में? तो देखिए आप, ये साइन के फॉर्म में है तो इसको भी साइन के फॉर्म में कीजिए, नहीं तो ये कॉस है तो इसको कॉस के फॉर्म में कीजिए। दोनों का मतलब सेम नेचर का होना चाहिए, तब कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम बदल देते हैं साइन में। तो आई बराबर 50, इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, होता है कि नहीं। तो यहाँ जो थीटा जो आया यही है, साइन आपने पढ़ा होगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। हमने साइन में तोड़ दिया। अब देखिए आपने पढ़ा होगा आई बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब ये साइन के आगे जो लगा है वो I0 है और V के यहाँ जो लगा है वो तुम्हारा क्या है? V0। चलिए यहाँ पे अपने V की जगह V0/√2 रख दोगे, ठीक है ना, इंटू आई की जगह पर I0/√2 रख दोगे और यहाँ पे cos फाई मतलब cos फाई की जगह क्या रख दोगे? 90 डिग्री। अगला स्टेप में V0 का वैल्यू 200 रखेंगे, I0 का वैल्यू 5 रखेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है, सॉल्व करने से पहले भी आपको आंसर आ सकता है। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो सब तो 0 हो गया। समझ में आ रही बात? इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? डी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, बच्चे उलझ जाते हैं और लगते हैं बोलने की कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन मारे कौन छोड़े, ठीक है। तो उससे बचिए और यहाँ पे 100% करके आइए, तब आपका मार्क्स अच्छा आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है करा कि द इक्वेशन ऑफ AC इज रिप्रेजेंटेड बाय इतना, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन दिया हुआ है तो करा फ्रीक्वेंसी क्या होगा। आई बराबर क्या दिया हुआ है? 0.6 साइन 100 पाई टी है। तो आपने इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट के पढ़े हो कि नहीं? I0 साइन ओमेगा टी। आप कंपेयर करो, आई की जगह पे इतना दिया है और ओमेगा की जगह पे इतना दिया है। तो फ्रीक्वेंसी तो पूछा, तो ओमेगा बराबर आपने पढ़ा है 2πf, जो अभी तक फॉर्मूला हमने देखा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है। ओमेगा की जगह पे क्या दिया है? 100 पाई, ठीक है ना, 2 पाई और यहाँ हो गया एफ, पाई से पाई गायब, 2 से ए गायब, 50 आया फ्रीक्वेंसी। ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, 2 बार पूछ भी लिया है। कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी? 50। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको करके आना ही है। अल्टरनेटिंग करंट अगर आज के क्लास अगर पूरा आप देख ले रहे हो तो तुम्हारा 100% क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपके सामने है, करेक्ट द रिलेशन बिटवीन पीक करेंट एंड RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर। देखिए वो क्वेश्चन याद करो, वैसे ही रिलेशन है, वैसे ही रिलेशन है बाबू जो अभी आपको बताए हैं। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, ये सब क्वेश्चन घुमाता है, आपको घूमने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद रखना है कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है। देखो यहाँ पर लिखा है कि IRMS बराबर क्या पढ़े हो? I0/√2। तुम ही सोच के देखो ना, इस क्वेश्चन को पहले कैसे पूछा था? पहले इसका रेशियो पूछा, रेशियो पूछा कि नहीं कि पीक वैल्यू RMS वैल्यू का तुम बनाए, √2 आया था। उसके बाद इसको सॉल्व करके पूछा, 1/√2 का वैल्यू 0.707 I0 आया था, वो भी आया। उसके बाद रिलेशन पूछ दिया, ये दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, और रिश्ता निकालना है तो रिश्ता देखेंगे। तो रिश्ता निकालेंगे तो ऑप्शन के पास जाइए, ऑप्शन कौन रिश्ता लेकर बैठा है।
तो इसमें क्या है, सब आई नॉट बराबर दिया है ना, तो आप भी इसमें क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आई नॉट बराबर क्या मिल रहा है, तो √2 IRMS। देखिए कितना आसान है, ठीक है ना। आई नॉट बराबर √2 IRMS, आई नॉट बराबर √2 IR, ऑप्शन तो ये हो जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला को देखिए कंसेप्ट कैसे रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो वैसे सवाल आप तभी बनाओगे जब आप उसको बार बार रिवीजन करो। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला है आपके सामने, करेक्ट यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। तो इस चीज याद रखना, छोटा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन तो पूछता है 1 2 3 4। देखिए रिएक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, इंडक्टेंस हो, इम्पीडेंस हो, रेसिस्टेंस हो, ठीक है ना। जितना हम नाम बोले हैं सबको नोट कर लेना, सबका यूनिट ओम होता है। क्या होता है, ओम। तो डरने की बात नहीं है, ठीक है ना, सबका यूनिट क्या होता है, ओम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करे द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस फाइव द पावर फैक्टर। देखो पावर फैक्टर यही क्वेश्चन में घुमा कर पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन R/Z था, अब पावर फैक्टर तो cos फाइव होगा, और क्या होगा, और कुछ थोड़े होगा, इससे बाहर थोड़े जाएगा, ऑप्शन बी होगा। देख लो कितना आसान आसान क्वेश्चन 1 2 3 बार पूछा हुआ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट से आते रहते हैं, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ने ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, करेक्ट यूनिट ऑफ 1/L ओमेगा। क्या पूछ रहा है, 1/L ओमेगा। तो 1/L ओमेगा की यूनिट निकालनी है, तो 1/L ओमेगा की यूनिट कैसे निकालेंगे, और उसके लिए आपके पास फॉर्मूला याद है, XC बराबर 1/ωc होता है। देखिए L ओमेगा किस में है, L ओमेगा, L ओमेगा, L तो इसमें आएगा, इसको लेकर चलते हैं। देखिए तो XL इक्वल टू होता है ω/L, ठीक है ना। ये तो R हो गया, R इक्वल टू ω/L, 1/L ओमेगा का रहा है। तो इसको क्या करो कि इसको रिवर्स कर दो, दोनों को रिवर्स कर दें, 1/R इक्वल टू 1/ωL, सीधा करके लिख लीजिए, जैसे बोल रहा है 1/L ओमेगा। तो 1/L ओमेगा बराबर क्या मिला आपको, 1/R हुआ। तो आपने पढ़ा होगा 1/R तो रेसिस्टेंस है, ठीक है ना, इसका यूनिट होता ओम। आई ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, मतलब MHO महो हो जाएगा, याद रखना महो ऑप्शन है, महो 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 महो, RL ओमेगा नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में गलती है, R इनवर्स कर लीजिएगा, रिवर्स होता है इसका, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हुआ होगा। ऑप्शन कौन होगा आपका, ए। अगर इसकी तरह देखते हैं, नहीं तो ये याद रखिएगा ओम इनवर्स होता है महो, MHO, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको समझ में रखना कि यहाँ जो पूछा है उसे 1/R 1/L ओमेगा का होता है ओम इनवर्स, यानी यही ना जाएगा 1/R रेसिस्टेंस ओम लिख सो, चाहे यहाँ से लिख सकते हैं R का पावर -1। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। समझ में आ रही, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे सामने है, क्वेश्चन का द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS। देखिए वही क्वेश्चन पूछा है, वहाँ पे देखिए पीक वैल्यू आ रहा है, वहाँ पे RMS वैल्यू और पीक वैल्यू था, यहाँ पे कह रहा द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू। तो यहाँ पे IRMS बराबर क्या पढ़े हो, I0/√2, कर द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू। क्वेश्चन वही रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन वही रिपीट कर रहा है। यहाँ पे इसको इधर भेज दीजिए, √2 हो जाएगा, I0/IRMS हो जाएगा। द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू, पीक वैल्यू I0, RMS वैल्यू का रेशियो होता है √2, ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। समझ में आ रही, तो इस तरह से सारी चीजों को आपको करते हुए निकलना है। अगला क्वेश्चन आपका सामने है, कह रहा है कि द पीक करेंट। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को भी एक बार पूछा हुआ है, कह रहा है द पीक वोल्टेज 440 वोल्ट है, ठीक है। पीक वोल्टेज मतलब समझ रहे हैं ना, V0 440 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वर्चुअल वोल्टेज निकालना है। वर्चुअल वोल्टेज मतलब समझ रहे हैं, RMS वैल्यू, ठीक है ना, वही ना वैल्यू जिससे हम अल्टरनेटिंग डिवाइस यूज करते हैं। तो VRMS बराबर आपको याद रखना है V0/√2 होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो V0 की वैल्यू कितनी है, तो 440, और यहाँ से क्या आ गया आपका √2, इसको परिमेयकरण कर दीजिए √2 से √2, क्योंकि ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ऐसा नहीं दिया। तो यहाँ से हो जाएगा 440 √2 और नीचे हो जाएगा 2,
कट जाएगा तो कितना बचेगा 220√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। बस ऐसा ही क्वेश्चन आपके अल्टरनेटिव करंट से आएंगे और कुछ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन करा इन एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज कनेक्टेड इन सीरीज एलसीआर सर्किट, पिक वैल्यू ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम। यानी कहने का मतलब एसी सोर्स में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया हुआ है, ये सारे टर्म दिया हुआ है। कह रहा है कि यहाँ जो करंट एलसीआर जो सर्किट है उसमें जो यहाँ जो पिक वैल्यू होता है, पिक वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, इस चीज को याद रखना है। इस कंडीशन को बोलते हैं एलसीआर, रेजोनेंस कंडीशन, जिसमें एक्सेल और ओमेगा सी का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। इसको याद रखना है, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा सी। चलो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि इन एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, इज कनेक्टेड इन सीरीज। किस में कनेक्ट किया गया, सीरीज में। तो कह रहा है कि एलसीआर सर्किट द पिक वैल्यू ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम। मतलब एलसीआर सर्किट में ओमेगा अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो पिक मैक्सिमम पिक वैल्यू कब मिलता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। एलसीआर रेजोनेंस होता है जिसमें एक्सी और एक्सएल बराबर होता है। याद रखिएगा, मैक्सिमम चाहिए आपको, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। मैक्सिमम होने के लिए एक्सएल बराबर होता है एक्ससी। याद रखेंगे, एक्सएल बराबर होता है एक्ससी। क्या ऐसा ऑप्शन है, नहीं है। तो चलो इसको तोड़ते हैं। ओमेगा एल पढ़े हो ना, इसको पढ़े 1/ओमेगा सी। ठीक है, चलिए ओमेगा वाले को एक तरफ कर देते हैं, ये ओमेगा इधर जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम ओमेगा इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो 1/√LC लिख सकते हैं ना, और स्क्वायर हटेगा इधर रूट आएगा, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC हो जाता है, 1/√LC हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को रेजोनेंस में से पूछा हुआ है, ठीक है, जिसको भी आप कंसेप्चुअल समझ कर बनाएंगे। समझ में आ रही बात। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। करें इन एसी वोल्टेज अक्रॉस अ रेसिस्टेंस कैन बी मेजर यूजिंग। देखिए यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अक्रॉस यहाँ पे रेसिस्टेंस किसको मेजर करता है। देखिए ऑप्शन है पोटेंशियल को, कि हॉट वायर को, हॉट वायर वोल्टमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कि मूविंग मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में अलग अलग जगह देखिएगा, चाहे वो अगर अलग अलग अगर वीडियो आप देखते हैं तो वहाँ पे अलग अलग सर अलग अलग इसका ऑप्शन बताते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ऑप्शन कौन होगा, तो ऑप्शन इसका बी भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। नहीं बी सी ए बी सी हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, बी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, हाँ लास्ट ही क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा छोड़ कर आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। करा है कि इफ एल बी इंडक्टेंस, ठीक ना, आर बी रेसिस्टेंस, सी बी कैपेसिटेंस, वही तो बोल दिया, ऑफ ए कैपेसिटर, देन डायमेंशन ऑफ एल बाई आर और आर सी पूछा है। तो याद करो आर सी तो वहीं पे पढ़ाए थे तुमको, आर सी पढ़ा बताए कि नहीं, आर सी जिसमें एम एल टी आया था। लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं, जैसे सब बोला है उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व एक बार कर लीजिएगा, आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए एल बाई आर है, तो एल बाई आर निकालने के लिए एल बाई आर आप सोचो, इस फॉर्मूला में एल बाई आर कहाँ से आएगा, यहाँ से आर, यहाँ से एल बाई आर, एल बाई आर, इसको ले लें। चलिए एक्सएल बराबर तो आपने पढ़ा है ओमेगा एल होता है, ये आर हो गया, ओमेगा एल हो गया। यहाँ से क्या करा, एल बाई आर, एल बाई आर मतलब इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, एल बाई आर बराबर 1/ओमेगा हो जाएगा। समझ रहे ना बात, ये इधर आने का डिवाइड में होगा, तो इधर जाने का, इधर कुछ नहीं तो 1 बाई, मतलब एल बाई आर बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा, और 1 होगा मतलब 2πf होता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो 1/f बचा, क्या बचा 1/f, और 1/f का मतलब टाइम होता है, ठीक ना। और टाइम का डायमेंशन तो आपने जानते हैं, टी से ही मेजर करते हैं, मतलब एम यहाँ पर 0 होता है, एल 0 होता है और टी हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, एल बाई आर में पहले के लिए तो यही होगा, एल बाई आर, एम एल टी, एम एल टी -1, ऑप्शन तो पहला एम एल टी, पहला तो नहीं होगा इसमें, टी में एम एल टी, एम एल टी, एम एल टी, इसके अकॉर्डिंग तो सब हो रहा है, बी बी सी बी डी बी। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए आर सी, आर सी कहाँ से आएगा बाबू, आर सी, आर सी यहाँ इससे ले लो, एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ये तो आर हो जाएगा,
1/ωc हो जाएगा, RC इधर जाएगा तो RC इक्वल टू हो जाएगा 1/ω। यही कहानी आया कि ना 1/ω आया ना, यहाँ से क्या सॉल्व करने की जरूरत है, 1/ω 2πf करेंगे 1/f होगा t होगा, मतलब यहाँ भी आएगा m0l0t। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह से दोनों का जो आया m0l0t m0l0t कौन होगा ऑप्शन m0, ये तो नहीं होगा, m0l0t यहाँ t0 है, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। नहीं बाबू और क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह से बाबू हमने अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट थे और उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन था, जितना बोर्ड एग्जाम में पूछा गया तो सारे को देखा गया और उसके अलावा सारे कंसेप्ट को देखा गया। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट का आज का क्लास अच्छा से कर लेते हो तो हमें नहीं लगता है कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप ऐसी ही पढ़ाई करते रहिए।